नमस्कार साथियों, आज ये हमारी दूसरी क्लास है, वो जो 500 प्लस क्वेश्चन वाली जो हमारी सीरीज चल रही है, कंसेप्ट बेस्ड क्लास। चलिए शुरू करते हैं। एट द बिगिनिंग आई थॉट दैट यू वर राइट बट नाउ आई नो द ट्रूथ। देखिए भाई, इसके अंदर क्या आया है, मैं आपको पॉइंट्स समझा देता हूँ। जो शब्द लिखा है यहाँ पर एट द बिगिनिंग, आपने सुना होगा, एक होता है एट द बिगिनिंग, एक होता है इन द बिगिनिंग, एक होता है एट द एंड और एक होता है इन द एंड। क्या फर्क है इनमें, जल्दी से देख लेते हैं। एट द बिगिनिंग और एट द एंड है ना, जो वो एग्जैक्ट पॉइंट की बात होती है, एग्जैक्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तब एट द एंड या एट द बिगिनिंग की बात होगी। जैसे मैं लिख दूं एट द बिगिनिंग ऑफ दिस बुक या एट द एंड ऑफ हिज लेक्चर, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट के लिए आप क्या लगाएंगे, एट का यूज करेंगे। ठीक है। इन द बिगिनिंग और इन द एंड, ये जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, इन द बिगिनिंग का मतलब शुरुआती दौर में या शुरुआती समय में, आप ये भी लिख सकते हो शुरुआती समय में। ठीक है। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो इसका सिनोनिम तो आप लिख सकते हो इनिशियली, या मैं कह दूं अर्लियर, अर्लियर या इनिशियली। तो यहां पर क्या आएगा, इन द बिगिनिंग, शुरुआती तौर पे या शुरुआती दौर में मुझे या इनिशियली मुझे लगा था कि तुम सही हो, लेकिन मुझे अब सच पता है। इन द एंड को क्या हम कहेंगे, फाइनली। इन द एंड मतलब फाइनली। ठीक है। गाना सुना होगा आपने लिंकिंग पार्क का, इन द एंड। आप ये भी कह सकते हो ट्रूथ ऑलवेज विंस इन द एंड, अंत में विजय सत्य की ही होती है। तो वो एट द एंड नहीं आएगा, इन द एंड आएगा। पॉज करके वीडियो को फटाफट आप आंसर्स को नोट कीजिए। वीडियो को करें पॉज, आंसर को करें नोट। क्या घटिया शायरी की है ना। लो भाई, I was sent to a jail for committing a heinous crime. सॉरी, आई नहीं आएगा, मैं खुद को ही भेज बैठा। He was sent to a jail for committing a heinous crime. एक घिनौने अपराध को करने के कारण उसे जेल में भेजा गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जेल में भेजा गया है तो कोई अपराध करने के कारण भेजा है, और अगर अपराध करने के कारण भेजा है जेल में तो वो सजा काटने जा रहा है। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो कुछ फिक्स्ड प्रीमिसेस होते हैं, जैसे जेल, स्कूल, हॉस्पिटल, या मैं कह दूं कॉलेज, जो किसी फिक्स काम के लिए बने हैं। और भी बहुत सारे हैं, ये किसी फिक्स काम के लिए बने हैं। तो जब इनको उस काम के लिए यूज किया जाता है जिस काम के लिए बने हैं, तब कोई भी आर्टिकल का यूज इनके साथ में नहीं होता। अगर आपने आर्टिकल का यूज कर लिया तो इसका मतलब ये उस काम के लिए नहीं बने हैं, मतलब उस काम के लिए नहीं यूज किए जा रहे हैं। वो देखो कैसे, अगर मैं ये लिखूं ही वेंट टू अ स्कूल, और अगर मैं लिखता हूं कि ही वेंट टू स्कूल, तो कौन सा वाला स्कूल है जिसमें पढ़ने जा रहा है, ही वेंट टू अ स्कूल। इसका मतलब हो गया कि वो स्कूल जा रहा है किसी काम से, हो सकता है अपने बेटे की फीस भरने जा रहा है, उसको टिफिन देने जा रहा है, तो यहाँ पर अ स्कूल आ गया। ही वेंट टू स्कूल, इसका मतलब अब वो पढ़ने जा रहा है। ही वेंट टू स्कूल, इसका मतलब कि वो क्यों जा रहा है, वो पढ़ने जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि उसको भेजने का रीजन क्या रहा, क्योंकि उसने एक हीनियस क्राइम किया था, और अगर वो इस क्राइम के लिए गया है तो वहां पर जेल के साथ में वो ए नहीं लगाएगा, क्योंकि सजा काटने गया है। नेक्स्ट, they want your sign on these documents so that they can proceed further. जो ये है ना योर साइन, मैं आपको इन दोनों वर्ड्स में फर्क बताता हूं। एक तो वर्ड है हमारे पास में साइन, एक वर्ड होता है सिग्नेचर।
साइन जो है ये वर्ब भी होता है और साइन जो है वो नाउन भी होता है। अगर साइन वर्ब है तो इसका मतलब हो जाएगा हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना। और अगर साइन नाउन है तो इसका मतलब हो जाएगा चिन्ह, जो निशान होते हैं उनको बोला जाता है। जबकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, चिन्ह चाहिए या उसके साइन चाहिए, मतलब हस्ताक्षर चाहिए, तो यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम यूजुअली गलत वे में लिख देते हैं कि वहाँ पर नाउन नहीं, वहाँ पर वर्ब आनी चाहिए थी। जैसे होता है ना कि अगर मैं लिख देता हूँ कि ये वर्ड है और एक ये वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ब्रेथ, और ये है नाउन। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ब्रीथ, तो ये है वर्ब। तो ये भी फर्क हो जाता है ऐसा, ये वर्ब है ब्रीथ और ये है ब्रेथ, नाउन। नेक्स्ट, I have invited the boy whom you think cleared the cutoff last week. ये जो whom वाले सेंटेंस होते हैं ना, इनको समझने के लिए या इनका आंसर लगाने के लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक अपना लीजिए। सबसे पहली बात तो हमें उस मिथ को दूर करना होगा जो बिल्कुल ही बकवास बुक्स में लिखी हुई है और बकवास लोगों के द्वारा बताई गई है। क्या कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट देख लो और रिलेटिव प्रोनाउन इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है, इसके अकॉर्डिंग वकॉर्डिंग कुछ नहीं आता। ये आपको पता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन का काम नाउन को रिप्लेस करना होता है। तो अब ये नाउन को रिप्लेस करके हुम आएगा क्या भाई? अगर इसको रिप्लेस किया है तो फिर ये आया क्यों? ये तो किसी और को रिप्लेस करके आया होगा ना। और जिसको रिप्लेस कर दिया, हमें ये देखना है कि जिसको रिप्लेस किया है वो सब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट है। तो आप बड़ा सिंपल सा तरीका अपनाइए इसके लिए। आप देखिए कि सेंटेंस में वर्ब कितनी है, एक वर्ब, दूसरी वर्ब और ये रही तीसरी वर्ब। अब आप एक काम कीजिए कि जो वर्ब आपको दी गई है, इस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढिए कि आई हैव इनवाइटेड, ये रहा इसका सब्जेक्ट, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। जब आपके पास में वर्ब का सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है ना, सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो इसका मतलब इस वर्ब का ना तो सब्जेक्ट गायब, ना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट गायब। और जब इस वर्ब के दोनों ही गायब नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये हमारे काम का अभी नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि प्रोनाउन है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो हमें ये देखना है कि ये किसको रिप्लेस करके आया है, और जिसको रिप्लेस करके आया है हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो इसका तो सब्जेक्ट भी रिप्लेस्ड नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट भी रिप्लेस्ड नहीं है। whom you think, यहां पर ये जो think वर्ब है, think वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, और think जो वर्ब है यहां पर इसका ऑब्जेक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये think जो है वो सोचना है। मैं तुम्हें सोचता हूं या मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तो वो कहता ना कि तुम्हारे बारे में, आई थिंक अबाउट यू, थिंक यू नहीं होगा। तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ही नहीं, तो मतलब ये भी कंप्लीट है। तीसरी वर्ब ये रही, क्लियर्ड का ऑब्जेक्ट कौन है? द कट ऑफ, और गायब कौन है? इसका सब्जेक्ट। क्यों गायब है? क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे ये वर्ड आया है, और सब्जेक्ट की जगह पे हु आता है या हुम आता है, तो हम कहेंगे सब्जेक्ट की जगह पे हु आता है, तो यहाँ पर हु आ जाएगा। ठीक है, यहां पर कौन आया? हु आया। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो इसी के जैसा ही, द नर्सिंग स्टाफ टेक केयर ऑफ द पेशेंट हु या whom द नर्सिंग स्टाफ टेक्स कर दो, द डॉक्टर एग्जामिन्स। तो यहां पर क्या आएगा आप जरा सोच के देखो। इसमें नर्सिंग स्टाफ टेक्स केयर, जो नर्सिंग स्टाफ है, मान लो मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं यहां पर, तो वो जो है, हर व्यक्ति जो है वो उस पेशेंट का ख्याल रखते हैं जिसको डॉक्टर ने एग्जामिन किया है। एग्जामिन करने का काम किसने किया? डॉक्टर ने। और किस पर काम करता है एग्जामिन करने का? पेशेंट्स पर। तो यहां पर हुम आ जाएगा, हु नहीं आएगा। तो आपको बस ये देखना है कि वर्ब कौन है, और उस वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपने अपना आंसर लगाना है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। We can solve such questions in minutes after the lecture is over. देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आपको दिखा कैन। भैया कैन एबिलिटी बताता है
लेकिन एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट बताता है ये। जबकि आप देख पा रहे हो कि इस सेंटेंस के अंदर वो कह रहा है आफ्टर द लेक्चर इज ओवर, इसका मतलब वो अभी काम हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको फ्यूचर की बात करनी है। तो आप कहोगे फिर क्या लगाएं, कुड? नहीं भाई, कुड एबिलिटी ऑफ पास्ट बताता है, तो कुड भी नहीं आएगा। तो एबिलिटी ऑफ फ्यूचर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पर विल बी एबल टू। क्या करना पड़ेगा, विल बी एबल टू। तो कैन सॉल्व को हटाओ, विल बी एबल टू लगाओ यहाँ पर। वी विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इन मिनट्स आफ्टर द लेक्चर इज ओवर, ये आएगा, विल बी एबल टू आएगा। चलिए नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंथेसिस ऑफ मैटर्स। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बताओ भाई, वीडियो को पॉज करो। देखो आप देख पा रहे हो कि ये एक पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्टिव वॉइस बनाता हूं। वी कॉल दिस प्रोसेस एज सिंथेसिस ऑफ मैटर्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, अगर इन सब बातों के बारे में पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे कि भाई साहब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो फिर मैं कहूंगा कि एज सिंथेसिस ऑफ मैटर्स ये क्या है। तो आप अगर देखोगे ना, आपको पता लगेगा कि यहाँ पर एज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे बना, दिस प्रोसेस लिखना भूल गया, अच्छा सॉरी, वी कॉल दिस प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ मैटर्स। ये जो है ना, ये व्हाट का जवाब है। किसका जवाब है? ये व्हाट का जवाब है। और ये क्या बनता है? व्हाट का जो जवाब है ये बनता है हमारे पास यहाँ पर व्हाट का जवाब, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पर व्हाट का जवाब। और अगर आपने एज लगा दिया, एज जो है ना, एज प्लस उसका ऑब्जेक्ट जो आता है, ये आप याद रखना, ये एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब होता है, ये हाउ का जवाब होता है। ठीक है, ये एडवर्ब होता है और हाउ का जवाब होता है, कैसे का जवाब होता है। हमें चाहिए व्हाट का जवाब, है ना, और ये हाउ का जवाब बनता है। वर्ब वगैरह को डिस्क्राइब करने के काम आता है ये, कि भाई ये काम कैसे किया, तो एज ऐसे करके ये आ जाता है। तो यहाँ पर एज नहीं आएगा, और क्योंकि ये जो वर्ड है वो एक कॉम्प्लीमेंट था, तो यहाँ पर भी एज को आप हटाओ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ मैटर्स। तो ये इसका क्या बन गया, ये इसका पैसिव वॉइस बना था। और एज का यूज नहीं करना, क्योंकि आप लिख लीजिए एज प्लस उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, एज प्लस उसका ऑब्जेक्ट एडवर्ब बन जाता है। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ मैनर। एज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आप लिख दो कि ही ट्रीटेड मी एज हिज यंगर ब्रदर। अब ही ट्रीटेड मी एज हिज यंगर ब्रदर, के कैसा ट्रीट किया, ये वाला तो सही है, कैसा ट्रीट किया, जैसे कि मैं उसका छोटा भाई हूं, वो हाउ का जवाब हो गया। वो क्या हो गया? मैनर हो गया, हाउ का जवाब हो गया वो। ठीक है, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। He is no longer capable to drive his own vehicle properly। देखो दो शब्द हैं यहाँ पर, एक होता है एबल, एक होता है कैपेबल। आप तो ये बात याद रखो कि एबल के बाद में आप यूज करेंगे टू प्लस V1 का, और कैपेबल के बाद में आप यूज करेंगे ऑफ प्लस ING या फिर इन प्लस ING। इन दोनों में से आप जो भी लगाओ, लिख लो इसको। एबल के बाद में आपको क्या लगाना होता है? टू प्लस V1। एबल के बाद में क्या आ जाएगा भाई? टू प्लस V1। जबकि कैपेबल के बाद में क्या आ जाएगा? कैपेबल के बाद में आपको क्या यूज करना है?
ऑफ या इन प्लस आईएनजी का यूज करना है। अब आप देखो इसके अंदर, ही इज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ ड्राइविंग, ऑफ ड्राइविंग आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, कैपेबल ऑफ ड्राइविंग वर्ड यहाँ पर अपने लगा देंगे। ये बात समझ आई। अब वैसे भी याद रख सकते हो कि जो एबल होता है ना, ये सब्जेक्ट के लिए आता है, तो सब्जेक्ट आ गया और फिर एबल आ गया, तो उसके लिए 2 + V1 जो है ना, वो एबिलिटी सब्जेक्ट की दिखा रहा है इस काम के लिए। जैसे आई एम एबल टू डू दिस, तो एबल भी आई के लिए आ गया और 2 + V1 भी इसके लिए आ गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो आप सीधा भी याद रख लो कि कैपेबल के बाद में बी प्लस ऑफ प्लस आईएनजी आ जाएगा, और एबल होता तो 2 + V1 आता। 8वां देखो, वी ऑल वुड बेटर टेक केयर ऑफ नॉट ऑफेंडिंग आवर बॉस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो भाई, एक होता है टेक केयर ऑफ, या फिर मैं कहूं टेक केयर फॉर। टेक केयर ऑफ या टेक केयर फॉर, इन दोनों का मीनिंग क्या रहता है कि अपने ये कह दें ख्याल रखना, किसी का ख्याल रखना, ठीक है। जैसे ख्याल रखने का एक प्रॉपर वर्ड आ सकता है इसके अंदर, ख्याल रखने को आप कह सकते हो लुक आफ्टर, यहाँ ठीक है, ख्याल रखना, या आप कह सकते हो लुक आफ्टर। जबकि ये सेंटेंस आपको ख्याल रखने का या फिर लुक आफ्टर का, टेक केयर की बात वैसे नहीं कह रहा कि भाई उसका ख्याल रखो। लुक आफ्टर का मतलब होता है कि उसको कोई नुकसान ना हो जाए, कि वो नाराज ना हो जाए, मतलब नुकसान। लुक आफ्टर जैसे एक छोटे बच्चे के लिए अपने क्या कहते हैं, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, कि अपने बच्चे का ख्याल रखो, उसका पालन पोषण अच्छे से करो, वो होता है टेक केयर ऑफ या टेक केयर फॉर। लेकिन यहाँ पर वो सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, वो कहता है वी ऑल वुड बेटर टेक केयर ऑफ नॉट ऑफेंडिंग आवर बॉस, कि भाई हमारा जो बॉस है उसको ऑफेंड मत कर देना, इस बात का ख्याल रहे। इस बात का ख्याल रहे मतलब बी कॉशियस, कि मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि बी कॉशियस, कि ऐसी गलती ना हो। तो उसके लिए क्या होता है, टेक केयर, फिर उसके बाद में इन्फिनिटिव आता है। टेक केयर के साथ में अगर आप इन्फिनिटिव लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा बी कॉशियस। तो ये कहेगा वी ऑल वुड बेटर टेक केयर टू नॉट टू ऑफेंड आवर बॉस। क्या हो जाएगा, एक तो ऑफ को हटाओ, ऑफेंडिंग का आईएनजी हटाओ और यहां पर टू लगा दो। वी ऑल वुड बेटर टेक केयर नॉट टू ऑफेंड आवर बॉस, कि भाई ध्यान रहे कि उसको नॉट टू ऑफेंड आवर बॉस हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, Whenever I go to a hill station, I bring my camera with me। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका क्या बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक वर्ड है ब्रिंग और एक होता है टेक। ये टेक और ब्रिंग में क्या फर्क है, सोचो जरा। मैं टेक और ब्रिंग की बात करूं तो टेक और ब्रिंग में क्या फर्क होता है, बहुत फर्क है भाई। देखो ब्रिंग जैसे मैं लिख देता हूं, ये तो ब्रिक हो गया, ब्रिंग समथिंग बैक लिख दूं अगर साथ में, तो इसका मतलब हो जाएगा लेकर आना, वापस लेकर आना, ठीक है। ब्रिंग समथिंग बैक अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब वापस लेकर आना, कि वहां पर कुछ छोड़ के आया था वापस उसको लेकर आओ, तो अपने कहेंगे ब्रिंग मी या ब्रिंग इट बैक। वो यो हनी सिंह का गाना था ना, ब्रिंग मी बैक, कि मुझे वापस वहां पर लेकर जाओ, मैं पहले वहां था, ये पोजीशन अब चेंज हुई तो उसको वापस वहां पर लेकर जाएं अपने, तो वो ब्रिंग बैक होता है। जबकि यहां पर हमें क्या लगाना चाहिए, वो कहता मैं लेकर जाता हूं, तो वो होता है टेक समथिंग। टेक समथिंग का मतलब हो गया लेकर जाना, लेकर जाना। तो यहां पे आएगा आई टेक माई
कैमरा विद मी। ब्रिंग नहीं होता, वो टेक होता है कि मैं वो कैमरा जो है वो लेकर जाता हूं, लेकर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अरे तो वही आ गया। ग्लोबल वार्मिंग इज ब्रिंगिंग चेंज इन द वेदर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रिंगिंग चेंज इन द वेदर। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं आंसर क्या है। यहां पर जो है आंसर में हमें लगाना पड़ेगा ब्रिंगिंग के साथ में, जैसे जो वर्ड होता है ब्रिंग अबाउट, एक फ्रेजल वर्ब होती है, तो यहां पर ब्रिंगिंग अबाउट आएगा। क्योंकि ब्रिंग अबाउट जो है ना, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन। अब वो कह रहा है कि किसी चीज का ऐसा कारण बनना, कुछ घटित हो जाए, तो वो कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इज ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस, जो चेंजेस का कारण बन रही है कौन? ग्लोबल वार्मिंग। वेदर में जो भी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका कारण कौन है? ग्लोबल वार्मिंग का। वेदर में चेंजेस का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। तो ब्रिंग अबाउट होता है, ब्रिंग तो वही बात है लेकर आना, तो वो लेकर थोड़ी ना आया, ये तो चेंजेस का कारण बन रहा है, और चेंजेस के कारण के लिए ब्रिंग अबाउट आता है। ऐसे तो एक ये भी होता है ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग फोर्थ। ठीक है, और एक और होती है ब्रिंग पर फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अप। हाँ, ब्रिंग अप आप लगा सकते हो, ब्रिंग अप। इनके भी अपने अपने मीनिंग है भाई। जैसे ब्रिंग अबाउट हो गया ना, कॉज समथिंग टू हैपन। ब्रिंग इन का मतलब क्या रहता है? ब्रिंग इन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, ब्रिंग इन हिम, के उसको इंट्रोड्यूस करवाओ, ब्रिंग इन हेयर, मोहन ब्रॉट इन हिज ब्रदर हेयर, उसके भाई को उसने इंट्रोड्यूस करवाया। ब्रिंग आउट क्या बनेगा? ब्रिंग आउट टू रिवील, टू रिवील। ब्रिंग आउट मतलब कि उन्होंने कुछ रिवील किया। रिवील करने से मतलब क्या बनता है यहां पर? टू मेक समथिंग नॉन, किसी के बारे में बता देना, टू मेक समथिंग नॉन, टू मेक समथिंग नॉन, बताना। ठीक है, ब्रिंग फोर्थ एक अच्छा वर्ड है। ब्रिंग फोर्थ जो है इसका मतलब हो जाएगा टू प्रेजेंट या टू प्रोड्यूस। टू प्रेजेंट, प्रेजेंट करना भाई। अच्छा एक रह गया ना, ब्रिंग अप रह गया, सॉरी। ब्रिंग अप तो वो उसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, टू रेज अ चाइल्ड, टू रेज अ चाइल्ड। ये सारे नोट कर लो भाई, वीडियो को पॉज करें और फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बीइंग इग्नोर्ड बाय समवन वी नो इज पनिशमेंट बाय इटसेल्फ। देखो यहां पर बाय इटसेल्फ नहीं आएगा, यहां पर आएगा इन इटसेल्फ आएगा। अब क्या फर्क होता है बाय इटसेल्फ और इन इटसेल्फ में? देखो बाय इटसेल्फ जो होता है ना, बाय इटसेल्फ ये ऐसे होता है, मैनर है ये। इसका मतलब हो गया अपने आप, अपने आप मतलब विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, ये हो गया बाय इटसेल्फ। लेकिन मैं अगर कहूं इन इटसेल्फ, तो इन इटसेल्फ का मतलब हो गया विदाउट एनी अदर सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना किसी छेड़खानी के, बिना किसी छेड़छाड़ के कोई चीज ऑलरेडी वैसे हो, तो इसका मतलब हो गया अपने आप में, अपने आप में। जैसे मैं कह दूं कि आई विल गो होम, आई विल गो होम बाय माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ। इसका मतलब हुआ कि मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। ठीक है, और वो कह रहा है कि ये अपने आप में एक सजा है। ठीक है, ये फर्क है, बाय माई सेल्फ अपने आप, बिना किसी की मदद के,
और यहां पर कह रहा है कि अपने आप में वो बात एक सजा है। समझ गए होगे, नोट कर लिया होगा। द रीजन वाई मजनू भाई टोल्ड अ लाई इजीली इज बिकॉज ही इज अ ग्लिब लायर। मजनू भाई ने इतना आसानी से झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि वो एक ग्लिब लायर है, बहुत ही इजीली झूठ बोलने वाला है। तो हमने ऐसा पढ़ा कि द रीजन के साथ में बिकॉज नहीं आता, ऐसा पढ़ा है, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। लेकिन मैं आपको इसका असली कारण बताता हूँ कि इज जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। जब ये लिंकिंग वर्ब हमारे पास होती है तो इसके साथ में जो वर्ड आएगा वो रीजन से रिलेटेड एडवर्ब्स नहीं आते हैं। इसके साथ में एडवर्ब ऑफ रीजंस नहीं आते हैं, ये नहीं आता, इसलिए आपको बिकॉज हटाना पड़ेगा इसके अंदर। बिकॉज ही इज अ ग्लिब लायर यहां पर नहीं आएगा, बिकॉज हटा दो, लिंकिंग वर्ब के साथ में रीजन नहीं आता। माई सन सॉ अ हॉरिबल ड्रीम प्रीवियस नाइट। देखो, जो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ड्रीम के साथ में हॉरिबल नहीं आएगा, नाइटमेयर आएगा। एग्जामिनर ने, एसएससी ने इसको आंसर नहीं माना था, मैं आपको बता दूं। एसएससी ने ये आंसर नहीं माना था कि हॉरिबल ड्रीम की जगह पे आपने ये कर दिया। नहीं भाई, ड्रीम के लिए कभी भी सॉ नहीं आता, हैव आता है। और क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो हैड आ जाएगा, क्योंकि ड्रीम जो है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के साथ में सॉ वर्ब या सी वर्ब का यूज नहीं होता। ड्रीम जो है उसके लिए आपको हैड लगाना पड़ेगा, उसको ऐसा सपना आया था। ठीक है, इजी एंड यूजफुल टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड टुडे। देखो भाई, ये जो टॉपिक है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो रूल क्या कहता है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या लिखा मैंने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसका डिटर्मिनर आना बहुत जरूरी है। चाहे आप एडजेक्टिव कितने भी लगा दो, इस नाउन से पहले इसके दो एडजेक्टिव आ गए, लेकिन इसका डिटर्मिनर कहाँ है, तो आपको लिखना पड़ेगा इसका डिटर्मिनर, एन ईजी एंड यूजफुल टॉपिक। अच्छा, तब हो जाएगा हैज। अगर मैं ऐसे लिखता एन ईजी एंड अ यूजफुल टॉपिक, तब यहां पर क्या हो जाता, हैव हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि जितने डिटर्मिनर उतने नाउन, जितने डिटर्मिनर उतने नाउन। एडजेक्टिव चाहे आप 10 लगा दो, डिटर्मिनर अगर एक है तो इसका मतलब वो नाउन सिंगुलर है। अगर आपने अलग अलग एडजेक्टिव के साथ में अलग अलग डिटर्मिनर लगाए तो इसका मतलब वो नाउन वहां पर प्लूरल हो गया। अब यहां पर क्या मतलब हुआ कि एक टॉपिक इजी है और एक टॉपिक यूजफुल है, तो एक और एक कितने हुए, दो। लेकिन यहां पर एक ही लगाया हमने, एन इजी एंड यूजफुल टॉपिक। एक ही टॉपिक है, वो कैसा है, इजी भी और यूजफुल भी है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि एक टॉपिक कैसा है, इजी है, और एक टॉपिक कैसा है, यूजफुल है। दो अलग अलग टॉपिक है, तो इसलिए यहां पर, अच्छा आप कह दोगे फिर यहां पर टॉपिक्स क्यों नहीं किया, नहीं होगा, क्योंकि इसका असली मीनिंग क्या है, एन इजी टॉपिक एंड अ यूजफुल टॉपिक। तो आर्टिकल ए के बाद नाउन तो सिंगुलर आएगा ना, एक टॉपिक ये रहा, एक टॉपिक ये रहा, एक और एक दो हो गए, तो इसलिए यहां पर हैव आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो। अलग अलग डिटर्मिनर होते अगर तो नाउन प्लूरल होता, मतलब नाउन को प्लूरल लिखना नहीं है आर्टिकल ए की वजह से, लेकिन एक और एक ये दो हो जाते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने और ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिसमें आपको ये सब वर्ड्स मिलने वाले हैं, ये सब रूल्स मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, ताकि जल्दी जल्दी हमारा ये जो यूट्यूब का परिवार है ये और बड़ा हो, और फिर हम लोग लाइव क्लास, टेस्ट सॉल्व वगैरह पर भी जल्दी से जल्दी आ जाएं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।